हाय ऑल, वेलकम टू जीके टुडे। तो बिहार करंट अफेयर्स के पिछले 1.5 साल के 200 उत्कृष्ट प्रश्नों के संग्रह को जारी रखते हुए आज हम लोग करेंगे पार्ट 10। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ड्रिप सिंचाई उपकरणों पर बिहार सरकार द्वारा कितने प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है? व्हाट परसेंटेज ऑफ ग्रांट इज बीइंग गिवन बाई गवर्नमेंट ऑफ बिहार ऑन ड्रिप इरिगेशन इक्विपमेंट? तो देखिए, पहले से हम लोग समझते हैं कि ड्रिप इरिगेशन क्या होता है। देखिए, ड्रिप का मतलब होता है आपका छींटा, जो आपका लीकेज है वो आपका होता है ड्रिप, और इरिगेशन मतलब आप लोग समझते हैं इसका मतलब होता है सिंचाई। ठीक है, सिंचाई। तो ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से देखिए, आप यहाँ पे फोटो में देख रहे होंगे, यहाँ पे स्पेशली डिजाइन किया हुआ यहाँ पे पाइप है, और इस पाइप के माध्यम से बिल्कुल एक पतले धार से जो है ये स्प्रिंकल किया जा रहा है पानी को। तो होता क्या है कि इस पानी को पौधों के जड़ों तक पहुंचाया जाता है, और जिसके कारण जो आपका नॉर्मल इरिगेशन है, जो आपका एक सामान्य सिंचाई का जो आपका माध्यम है, उसकी तुलना में यहाँ पे लगभग 60% जो है आपका पानी का बचत होता है। किसमें? ड्रिप इरिगेशन। तो बिल्कुल स्लोली जड़ों तक स्प्रिंकल करके पानी को पहुंचाया जाता है। और इसके और क्या क्या फायदे हैं? एक, आपका जो पानी का जो बचत होता है, ठीक है। दूसरा, जो खरपतवार हैं, जो भी आपके जो वीड का जो कंजेशन हो जाता है, जो खरपतवार का जो जमा हो जाता है, उसमें भी काफ़ी कमी आती है। लगभग 70 से 80% का जो आपके जो जंगली घास खरपतवार हैं उसमें कमी आती है। और तीसरा, जो उर्वरक हैं, जो फर्टिलाइज़र हैं, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा, लगभग 25 से 30% में भी 30% उर्वरक का भी बचत होता है। और ड्रिप सिंचाई उपकरणों पर बिहार सरकार द्वारा 90% अनुदान दिया जा रहा है। रखिएगा, गवर्नमेंट ऑफ बिहार जो है वो 90% ग्रांट दे रही है ऑन ड्रिप इरिगेशन इक्विपमेंट। बिहार के किस व्यक्ति को केंद्रीय ट्रांसजेंडर काउंसिलिंग का सदस्य बनाया गया? विच पर्सन फ्रॉम बिहार वॉज मेड ए मेंबर ऑफ सेंट्रल ट्रांसजेंडर काउंसिलिंग? तो इनका नाम है रेशमा प्रसाद। रेशमा प्रसाद को अभी हाल ही में केंद्रीय ट्रांसजेंडर काउंसिलिंग का सदस्य बनाया गया है। तो पिछले 8 सालों से ट्रांसजेंडर मुद्दों पर काम करने वाली नाचबाजा.com वेबसाइट की रेशमा प्रसाद को राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर परिषद की सदस्य बनाया गया। और रेशमा का बिहार में एक एनजीओ भी चलता है, उस एनजीओ का नाम है दोस्ताना। और ट्रांसजेंडर से याद रखिएगा कि ट्रांसजेंडर एक यूनिवर्सिटी भी खोला है यूपी के कुशीनगर में। और हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ऑनलाइन पोर्टल भी लॉन्च किया है फॉर ट्रांसजेंडर्स, ताकि वो अपना ऑनलाइन सर्टिफिकेट को ऑब्टेन कर सके। और जो भी उन्हें अगर कोई भी आइडेंटिटी कार्ड बनाना है, तो वो ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपने सर्टिफिकेट को और आइडेंटिटी कार्ड को बनवा सकते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। जुलाई 2020 में बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया? हु वॉज अपॉइंटेड दी न्यू चेयरमैन ऑफ बिहार स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन इन जुलाई 2020? तो देखिए, यहाँ पे आपको विजय कुमार सिन्हा में और विनोद कुमार सिन्हा में कंफ्यूज नहीं करना है। बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग का नया अध्यक्ष विनोद कुमार सिन्हा को बनाया गया है। और विजय कुमार सिन्हा कौन है? ये अभी बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली, बिहार विधानसभा के नए स्पीकर बनाए गए हैं। इनका नाम है विजय कुमार सिन्हा। और विनोद कुमार सिन्हा जो हैं, ये बिहार राज्य मानवाधिकार मतलब कि बिहार स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। और डॉक्टर दीपक प्रसाद, अगर मैं पूछूं तो डॉक्टर दीपक प्रसाद अभी हाल ही में बिहार राज्य स्टेट इलेक्शन कमिश्नर हैं, मतलब कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। कौन? डॉक्टर दीपक प्रसाद। और संजय करोल कौन है? संजय करोल पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस नियुक्त किए गए हैं, उनका नाम है संजय करोल। बिहार राज्य के सबसे बड़े इको पार्क का निर्माण कहाँ किया गया? वेयर वॉज दी लार्जेस्ट इको पार्क ऑफ बिहार स्टेट कंस्ट्रक्टेड? तो ये आया है बिहार के जमुई के अंदर। जमुई में पूरे बिहार का नहीं, पूरे बिहार और झारखंड का सबसे बड़ा इको पार्क का निर्माण किया गया है। 110 एकड़ में फैले इस पार्क में अशोक वाटिका, कार्बन फॉरेस्ट, कैफेटेरिया जैसे सुविधाएं दी गई हैं। और साथ ही में याद रखिएगा, यह देश का एकमात्र पार्क है जहां पे कल्प वृक्ष का वन लगाया गया है। कल्प वृक्ष, ठीक है ना, कल्प वृक्ष का जो वन लगाया गया, मतलब कि फॉरेस्ट लगाया गया है। पूरे देश का एकमात्र पार्क बना है जमुई का इको पार्क। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 में बिहार की क्या स्थान है? बिहार इज रैंक्ड व्हाट इन एक्सपोर्ट रेडीनेस इंडेक्स 2020 रिलीज्ड बाय नीति आयोग? तो नीति आयोग ने अभी हाल ही में एक एक्सपोर्ट रेडीनेस इंडेक्स जारी की है, जिसके अंदर बिहार की जो रैंक है वो है 30। और याद रखिए कि अभी हाल ही में हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी किया गया है। हैप्पीनेस रिपोर्ट, ये जो रिपोर्ट है ये
वर्ल्ड के अंदर जारी होता है, विश्व के अंदर जारी होता है। इसे हम लोग वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट कहते हैं। लेकिन पहली बार भारत में यह रिपोर्ट जारी किया गया है और इसके तहत देखा गया है कि कौन सा बिहार के अंदर राज्य है जो सबसे अधिक खुश है, सबसे अधिक सुखी है। तो इसके अंदर मिजोरम जो है वो सबसे अधिक खुश राज्य है, फर्स्ट पे है, और बिहार में इसकी रैंक है 25th। ठीक है, तो याद रखिएगा, हैप्पीनेस रिपोर्ट के अंदर बिहार की रैंक है 25वां और निर्यात तत्परता सूचकांक के अंदर बिहार की रैंक है 30वां। और नीति आयोग के चेयरमैन कौन है? नीति आयोग के चेयरमैन है नरेंद्र मोदी, वाइस चेयरमैन है राजीव कुमार और सीईओ हैं अमिताभ कांत। और नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या हो गया? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इस बात को ध्यान में रखिएगा। बिहार के कितने जिलों को आकांक्षी जिलों की सूची में शामिल किया गया? हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार वेर इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ अनक्वालिफाइड डिस्ट्रिक्ट्स? तो बिहार के कुल 13 जिलों को आकांक्षी जिलों की सूची में शामिल किया गया है। और अगर आपसे यह पूछे कि बिहार राज्य के अंदर जैविक मिशन और जैविक कॉरिडोर के तहत बिहार के कितने जिलों को सम्मिलित किया गया है, तो उसका आंसर भी 13 होगा। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जैविक मिशन और जैविक कॉरिडोर के अंतर्गत बिहार के कुल 13 जिलों को सम्मिलित किया गया है और उतने ही जिलों की संख्या को आकांक्षी जिलों की सूची में भी शामिल किया गया है। और अगर आपसे पूछे कि बिहार के अंदर कितने जिलों के अंदर खादी पार्क की स्थापना होगी, तो ये होगी टोटल 4 जिलों के अंदर। और आप कमेंट बॉक्स में ये लिख के बताएं कि पोस्को एक्ट के तहत बिहार में कुल कितने फास्ट ट्रैक कोर्ट खोले जाएंगे। बिहार के किस व्यक्ति को हिंदुस्तान गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया? विच पर्सन फ्रॉम बिहार वॉज अवॉर्डेड दी हिंदुस्तान गौरव अवार्ड? तो हिंदुस्तान गौरव अवार्ड से जिसे सम्मानित किया गया है यह है समाज सेवी हैदर आज़ाद। हैदर आज़ाद को अभी हाल ही में हिंदुस्तान गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया है और ये राजद के गद्दावर नेता हैं। और याद कीजिए कि अभी हाल ही में बिहार गवर्नमेंट को मक्का और गेहूं की खेती के लिए, ठीक है, मक्का और गेहूं की खेती के लिए बिहार गवर्नमेंट को कृषि कर्मण अवार्ड से भी नवाजा गया है। कृषि कर्मण अवार्ड से नवाजा गया है। और राष्ट्रपति के द्वारा अनीशा को राष्ट्रीय सेवा सम्मान, राष्ट्रीय मतलब कि नेशनल सर्विस अवार्ड से नवाजा गया है अनीशा को। और अगर आपसे पूछे कि यंग साइंटिस्ट अवार्ड किसे दिया गया है, तो वो दिया गया है अर्चना को यंग साइंटिस्ट अवार्ड। तो आपको अनीशा और अर्चना में कंफ्यूज नहीं होना है। और अगर आपसे पूछे कि महात्मा गांधी साहित्य सम्मान किसे मिला है, तो ये मिला है श्री भगवान सिंह को। और अगर आपसे पूछे ब्रिक्स युवा नॉन मेस्कर पुरस्कार किसे मिला है, तो ये मिला है रवि प्रकाश को ब्रिक्स यंग इनोवेटर अवार्ड मिला है रवि प्रकाश को। खैर, मैं अवार्ड्स एंड ऑनर्स के लिए पूरे बिहार के अंदर पिछले 1.5 साल के जो बेस्ट अवार्ड्स एंड ऑनर्स हैं उसका भी एक वीडियो बहुत जल्द आप तक लेके आऊँगा। अगस्त 2020 में बिहार विधानसभा के नए विधान सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हु वॉज अपॉइंटेड एज दी न्यू लेजिस्लेटिव सेक्रेटरी ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली इन अगस्त 2020? तो ये बनाया गया है राजकुमार सिंह को अगस्त 2020 के अंदर बिहार विधानसभा का नया विधान सचिव बनाया गया है। और मैंने आपको बताया था कि बिहार विधानसभा के जो नए स्पीकर बने हैं उनका नाम है विजय कुमार सिन्हा। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत प्रतियोगिता में प्रथम स्थान बिहार के किस व्यक्ति को प्राप्त हुआ है? विच पर्सन फ्रॉम बिहार गॉट द फर्स्ट प्लेस इन प्राइम मिनिस्टर सेल्फ रिलायंट इंडिया कंपटीशन? तो बिहार के बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। इनका नाम है अनुराग कुमार को प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। और इन्होंने जो मोबाइल एप्लीकेशन बनाया था उस ऐप का नाम है कैप्शन प्लस। और इस एप्लीकेशन की खासियत यह है कि सोशल वेबसाइट या फिर यूट्यूब पर कौन सा पोस्ट या वीडियो पर कौन सा कैप्शन और हैशटैग चाहिए, यह खुद ब खुद कैप्शन और हैशटैग लगा देता है। और इसी के लिए अनुराग को 20 लाख रुपीस का कैश प्राइज भी मिला है। तो याद रखिए कि 27 वर्षीय अनुराग कुमार को प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। अनुराग कुमार। सितंबर 2020 में बिहार का नया डीजीपी किसे बनाया गया है? तो अभी हाल ही में जो पूर्व डीजीपी थे गुप्तेश्वर पांडे, इन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया और नया डीजीपी बनाया गया है के एस सिंघल को
सितंबर 2020 में बिहार का नया डीजीपी बनाया गया है। बिहार विधानसभा चुनाव में कितने चरणों में चुनाव जो है वो संपन्न हुआ है? ठीक है, बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस वेयर कंडक्टेड इन हाउ मेनी स्टेजेस? तो रिसेंटली अभी बिहार विधानसभा में जो चुनाव संपन्न हुआ उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स को जल्दी से देख लेते हैं हम लोग। बिहार का जो विधान मंडल है, ठीक है, उसके अंदर आपका विधानसभा आता है और विधान परिषद आता है। विधानसभा के अंदर जो सीट्स हैं वो टोटल हैं 243 और विधान परिषद के अंदर जो सीट्स हैं वो है 75। और लोकसभा के अंदर कितनी सीट्स हैं? लोकसभा के अंदर सीट्स हैं 40 और राज्यसभा के अंदर जो सीट्स हैं वो है 16। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग विधानसभा चुनाव के अंदर आते हैं। विधानसभा चुनाव में जो दो प्रमुख था वो था एक एनडीए और दूसरा था महागठबंधन। ठीक है, तो एनडीए को जो सीट्स मिली थी वो मिली थी 125। 243 में से 125 सीट एनडीए को मिली थी। इस बात को ध्यान में रखिएगा। और एनडीए में पार्टीज कौन कौन सी थी? तो एक पार्टी थी बीजेपी, एक थी जेडीयू, एक थी विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी और एक थी हम पार्टी हिंदुस्तानी आवाम पार्टी। बीजेपी को मिली थी 74 सीटें, जेडीयू को मिली थी 43 सीटें और विप और हम को दोनों को ही 4-4 सीटें मिली थी। और महागठबंधन के अंदर जो पार्टियां थी, एक थी आपकी राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी, एक था आपका कांग्रेस, एक था आपका सीपीआईएम, एक सिंपल था सीपीआई और एक आपका था सीपीआईएमएल। तो आरजेडी को मिली थी 75 सीटें, कांग्रेस को मिली थी 19 सीटें, सीपीआईएम को मिली थी 2 सीटें, नॉर्मल सीपीआई को मिली थी 2 सीटें और सीपीआईएमएल को मिली थी 12 सीटें। तो आप यहां पे देख सकते हैं जो सबसे बड़ी जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी वो थी आरजेडी। तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी आरजेडी। और बिहार का जो चुनाव है वो टोटल 3 चरणों में संपन्न हुआ है। तो क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए। टोटल 3 स्टेजेस में बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस हेल्ड हुए थे। पहला चरण 28 अक्टूबर को हुआ था, दूसरा चरण जो है वो 9 नवंबर को हुआ था और तीसरा चरण जो हुआ था वो हुआ था 7 नवंबर को। और जो रिजल्ट्स आए थे वो आए थे 10 नवंबर को। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। सितंबर 2020 में जारी एनएसओ की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार बिहार की साक्षरता दर क्या है? व्हाट इज बिहार्स लिटरेसी रेट अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट एनएसओ रिपोर्ट रिलीज्ड इन सितंबर 2020? तो बिहार की साक्षरता दर है 70.9%। 70.9% बिहार की साक्षरता दर है। और अगर आपसे पूछे विच इज़ द लीस्ट लिटरेट स्टेट, तो वो है आंध्र प्रदेश। जो सबसे कम साक्षरता वाला राज्य है वो है आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये कम वाले में है। और फिर से केरला ने फिर से टॉप किया इस लिस्ट को। और एनएसओ की तरफ से किए गए सर्वे के अकॉर्डिंग देश की कुल साक्षरता करीबन 77.7% है। उसमें जो टॉप 5 स्टेट्स हैं उसमें रैंक 1 पे है केरला, दूसरे पे है दिल्ली, तीसरे पे है उत्तराखंड, चौथे पे है हिमाचल प्रदेश और 5वें पे है आसाम। और केरला का लिटरेसी रेट है 96.2%। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कोसी महारेल सेतु का उद्घाटन किया गया। यह बिहार के किन 2 जगहों को आपस में जोड़ेगा? रिसेंटली कोसी महारेल सेतु वॉज इनॉग्रेटेड बाई प्राइम मिनिस्टर मोदी। इट विल कनेक्ट विच 2 प्लेसेस ऑफ बिहार? तो ये करेगा बिहार के निर्मली और सरायगढ़ को जोड़ेगा। ऑप्शन 1 और 2। और याद रखिए कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि केंद्र ने बिहार की कोसी और मेची नदियों को जोड़ने के लिए 4,900 करोड़ रुपए की मंजूरी भी प्रदान कर दी है। और ये देश का दूसरा नदी जोड़ परियोजना होगा। और देश का जो पहला नदी जोड़ परियोजना है वो किन 2 नदियों के बीच है? वो है केन बेटवा। तो याद रखिए कि कोसी रेल महासेतु बिहार के निर्मली को सरायगढ़ से जोड़ेगा। और जुड़ने के बाद इन दोनों के बीच में जो दूरी थी वो पहले थी 298 किलोमीटर, अब ये सीधे घट के हो जाएगी मात्र 22 किलोमीटर। तो इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। और क्या आप बता सकते हैं कि पूरे भारत का जो ओल्डेस्ट रेलवे ब्रिज है, 156 साल पुराना बिहार का जो ओल्डेस्ट रेलवे पुल है, कोइलवर पुल, वो बिहार के किस नदी पर स्थित है? बिहार के किस रिवर पर सिचुएटेड है? कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं।
जलवायु परिवर्तन की चुनौती से लड़ने के लिए बिहार सरकार द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? विच ऐप वॉज लॉन्च बाय बिहार गवर्नमेंट टू फाइट द चैलेंज ऑफ क्लाइमेट चेंज? तो मैंने बहुत बार इस प्रश्न को डिस्कस किया है। इस ऐप का नाम है जल जीवन हरियाली ऐप। अभी हाल ही में बिहार गवर्नमेंट ने एक ग्रीन बजट को लॉन्च किया था और ग्रीन बजट के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण मिशन है वो है जल जीवन हरियाली मिशन। इसके तहत पर्यावरण संरक्षण, हरित आवरण और पर्याप्त जल पर जोर दिया गया। मतलब कि इन्वायरमेंट कंजर्वेशन, ग्रीन कवर और एडुकेट वाटर पर यह मिशन फोकस कर रहा है। तो याद रखिए कि जल जीवन हरियाली मिशन इज ए बिग स्कीम अंडर ग्रीन बजट। हाल ही में बिहार के किस अभयारण्य में लुप्त प्राय तितली ब्लू मॉर्गन को देखा गया? रिसेंटली इन विच सेंचुरी ऑफ बिहार वॉज इंडेंजर्ड बटरफ्लाई ब्लू मॉर्गन? तो कैमूर और गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य के अंदर बटरफ्लाई ब्लू मॉर्गन को देखा गया। कैमूर और गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य के अंदर इंडेंजर्ड बटरफ्लाई ब्लू मॉर्गन को देखा गया। तो ये था भाग 10। मिलते हैं आपसे अगले पार्ट 11 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।